नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, थोड़ा इसके बारे में भी हमें आप बताते रहिएगा। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और आपको जो क्लास दिया जा रहा है उसका आपको कितना फायदा हो रहा है। ठीक है। और उससे हमें भी पता चलेगा, क्योंकि देखिए लाइव आके हम बात नहीं कर पा रहे अभी, और जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइव भी आएँ। और लाइव तभी आएंगे जब आप लोगों को एक क्वेश्चन कराना होगा। और मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा क्लास चल रहा है उस पॉलिटी में मैं आपको एक टेस्ट पेपर रखूंगा, वीकली टेस्ट पेपर होगा। और उस टेस्ट पेपर को हम लाइव सॉल्व करेंगे। और जितना मैं एक हफ्ते में आपको पढ़ाया रहूँगा उसी का टेस्ट चलेगा उस समय। और सबका कमेंट भी वहाँ पे देखा जाएगा जो आप लोग उत्तर वहाँ पर देंगे। ठीक है। तो कोशिश अब मेरी यही होगी कि हम हफ्ते में एक दिन लाइव आकर आप लोगों को टेस्ट पेपर की सुविधा उपलब्ध करवा पाएँ, जो कि आप पीछे पढ़ रहे हैं। उससे ये पता चलेगा, हम अपने पढ़ाई का मूल्यांकन कर पाएंगे। और साथ साथ ये ही पता चल सकता है कि नहीं हम अभी कितना एग्जाम के लेकर प्रिपेयर हैं या हमारी तैयारी कैसे चल रही। ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था। वो बताया ये था कि नई शिक्षा नीति के बारे में। देखिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर क्या आप करंट पढ़ाने लगेंगे क्या। देखिए जितना मूल्य हमारे पेपरों में, जीएस प्रश्न पत्रों में, अगर जीएस में इतिहास भूगोल वगैरह वगैरह सभी सब्जेक्ट का है, उससे कहीं ना ज़्यादा आज जो मूल्य हो गया है वो हमारे करंट अफेयर्स का हो गया है, जैसा कि आपको पता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमारा जो पॉलिटी का क्लास चल रहा है, जीएस का क्लास चल रहा है, वो कंटिन्यू बना रहेगा। और बीच बीच में हम लोग जैसे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो उसको भी करते रहेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे नए सब्जेक्ट को लेकर। एक ही सब्जेक्ट चलता है तो उसमें थोड़ा बोरियस होने लगते हैं आप लोग। ठीक है। तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि करंट भी बीच बीच में कराता चलूँ, कुछ नए मुद्दे होते हैं उनको भी बीच बीच में 2-3 लेक्चर के बाद एक आध लेक्चर देता रहूँ। तो वो भी आप सीधे से सीधे तैयार करते रहेंगे, जो कि बाद में एग्जाम के समय आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। तो चलिए, आज हमारी जो संविधान का जो क्लास चल रहा था उसी क्लास को आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बाकी चीजें समझा दिया था। उम्मीद करते हैं कि वहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं 7 लेक्चर हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे लिया है और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा। देखिए पहले हम ये बात करेंगे, यहां से 2 टॉपिक और पढ़ेंगे। हम उन छोटे से छोटे टॉपिकों को भी पढ़ते चलेंगे जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन लिया है। और आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी है। तो पहले यहां से आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, उसकी विशेषताओं को थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको छोटे से वीडियो में चीज समझ में आ जाए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, और उसके बाद संविधान की मूल चीजों को स्टार्ट करेंगे, संविधान के भागों को। और एक एक भाग का आपको एक एक वीडियो देंगे और आसानी से आप पढ़ते जाइए और उसका अच्छा सा नोट्स बनाते जाइए। और आप उम्मीद करिएगा और उम्मीद नहीं, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, सबसे ज्यादा ये भरोसा आप रखिएगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और एक बार पूरा पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये जो 24 प्रश्न आने वाले हैं उसमें से कम 20 प्लस कर सकता हूं, इतना आप खुद कॉन्फिडेंस में होंगे। ठीक है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। और पॉइंट पर सबसे पहले यहां से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, इस छोटे से टॉपिक में हम लोग 10-5 पॉइंट लिख लेते हैं। और उस 10-5 पॉइंट से हमको भारतीय संविधान की विशेषता के साथ साथ भारतीय संविधान में किन किन प्रमुखों पर या तो किन किन बातों पर ज्यादा बल दिया गया है, वहां से इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यह चैप्टर चुना है। मतलब कहीं ना कहीं मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कि वो छोटे से छोटे क्वेश्चन और कुछ हाई क्वालिटी के जो क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाए। तो पहले हम आपको एक बेस की तरह, अगर आप बेस आपका मजबूत रहेगा तब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है। चलिए यहां से संविधान की विशेषता में अगर हम बात करें तो देखिए संविधान की जो विशेषता है उसमें लिखा है कि सबसे लंबा लिखित संविधान। ये पहला पॉइंट है भारतीय संविधान की विशेषता में। देखिए सबसे लंबा लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो भारत का जो संविधान है
दुनिया का सबसे विशालतम संविधान में से एक माना जाता है, आपको पता है। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा था, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो अमेरिका का संविधान है, जिसका निर्माण 1789 में किया गया था। लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। तो संविधान मैंने आपको बताया था, वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रकृति। वहां से मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान की प्रकृति कैसी थी। तो वहां मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान की जो प्रकृति है, एक तो भारत का संविधान लिखित संविधान है, और लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लेकिन भारत का संविधान कैसा संविधान था? लिखित संविधान था। देखिए, अगर जिस भी देश का संविधान लिखित होता है तो उसके जितने भी प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ऐसा संविधान, ऐसे देश का संविधान जिसके ज्यादातर प्रावधान लिखित होते हैं या किसी लिखित दस्तावेज आदि पर उल्लेखित होता है, तो वो लिखित संविधान कहलाता है। लेकिन भारत का संविधान तो लिखित है। जैसे ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। इजराइल का संविधान अलिखित है, कनाडा का संविधान अलिखित है, सऊदी अरब का संविधान अलिखित है। लेकिन भारत ऐसे देश का संविधान, बहुत ऐसे देशों का संविधान कैसा है? लिखित है, क्योंकि इसे भारतीय संविधान के स्वरूप अगर देखा जाए तो लिखित दस्तावेज पत्र पर उल्लेखित किया गया है। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे लंबा, देखिए ये पहले पॉइंट से सवाल एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पूछा गया क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो आप याद रखिएगा वो किसका है? भारत का है। अब दूसरे पॉइंट की चर्चा करें। यहां से पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर भारतीय संविधान की विशेषता को लेकर बात करें, लिखा आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का समावेशन। अब यहां से समझते हैं आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत का क्या मतलब है। देखिए, आंतरिक स्रोत का तात्पर्य क्या है? अगर हम आंतरिक स्रोत की बात करें, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत की अगर हम बात करते हैं, तो आंतरिक स्रोत के अंतर्गत एक चीज आपको यह मिलेगा कि भारत आजादी से पहले जब यहां पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो उनके द्वारा जो लाए जाते थे अधिनियम, उसी के हिसाब से भारत की शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। भारतीय संविधान के स्रोत को आप दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं आपका आंतरिक स्रोत, एक आप बांट सकते हैं बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत भारत के संविधान का जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, वह है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, मतलब 1935 का अधिनियम। अब यहां से वो आंतरिक स्रोत हो गया। बाह्य स्रोत से क्या मतलब है? हमारे संविधान में बहुत ही अच्छी विशेषता की गई है कि हमने दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद 10 देशों के संविधान से कुछ न कुछ चीजों को ग्रहण किया। जैसे आप पढ़ते हैं, बाह्य स्रोत के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। उसके बाद अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? तो मौलिक अधिकार आपको पता है कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपातकालीन प्रावधान कहां से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से किया गया? इंग्लैंड से किया गया। तो ये हम लोगों ने दुनिया के अलग अलग संविधानों का अध्ययन किया। दुनिया के अलग अलग संविधानों का अध्ययन करने के बाद इसे हमने अपने संविधान में समावेशन इसका किया। तो इसी के लिए हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार दुनिया के संविधानों से कुछ न चीजों को हमने क्या किया है? कुछ कुछ चीजों को ग्रहण किया। इसलिए भारतीय संविधान को हम क्या कहते हैं? उधार का थैला। इस पॉइंट की अगर हम डिस्कस करें तो आंतरिक स्रोत में अगर आपके प्रश्न पेपर में आएगा कि भारत के संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव देखने को मिलता है या भारत के संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है, 4 विकल्प आएगा, तो उसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर बाह्य स्रोत से अगर आपसे प्रश्न पेपर में आएगा
तो बाह्य स्रोतों से याद रखिएगा कि बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो हमने क्या किया है, अलग अलग देशों के संविधान से लिया है। तो वही प्रश्न आपसे पेपर में आएगा कि अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई, या समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके बाह्य स्रोत के अंतर्गत पूछे जाएंगे। आगे इसके बारे में हम लोग क्लास करेंगे, ये मत सोचिए कि यहीं से आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके बाह्य स्रोत के बारे में, भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है उसकी भी चर्चा आगे हम क्लास में करेंगे। जो जहां से प्रश्न पेपर में आएगा वो आपको अगले क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट। चलिए अब तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। लिखा है कि भारतीय संविधान जो है वो हल्का कठोर एवं हल्का लचीला दोनों का समावेशन इसमें किया गया है। भारतीय संविधान में हमने प्रकृति में आपको बताया था कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो तो पहले तो आपको लिखित संविधान है, लेकिन अगर दूसरे हिसाब से अगर हम भी बात कर ले तो हल्का कठोर और हल्का लचीला का तात्पर्य क्या है, मतलब अंशतः कठोर और अंशतः लचीला का मतलब। जैसे एग्जांपल ले लेते छोटा सा, देखो अगर आप मान लो कि संसद हो गई, संसद आप जानते हैं संघ की विधायिका है। अब संसद से संशोधन होता है, संविधान में संशोधन होगा, तो ये अगर अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो संशोधन हो सकता है। तो ये तो इसका हल्का सा प्रावधान हुआ जो कि आसानी से किया जा सकता है, अगर कोई पार्टी बहुमत में है तो वो कर सकती है। लेकिन इसके पारित होने के बाद अगर हम बात करें तो आधे से एक अधिक, मतलब कहने कहीं 50% प्लस 1, आधे से एक अधिक विधानमंडलों द्वारा भी पारित होना चाहिए। यह जरूरी नहीं होता कि केंद्र में जिसकी सरकार है वो बाकी राज्यों में उसी की सरकार हो। जैसा आपको मालूम है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार चलती है, तो यहां अगर वो केंद्र से पारित करा लिया, पार्लियामेंट में पारित कर दिया, हमारी संसद ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं बना कि वो विधेयक पारित हो गया, अब राज्यों के पास आएगा। अगर भारत में आप वर्तमान के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ले लो तो उसके जितने भी आएंगे उसके आधे से एक अधिक, मतलब राज्यों के द्वारा इसकी सहमति होनी चाहिए तब ये पारित होगा। तो ये थोड़ा क्या हो गया, कठोर हो गया। लेकिन संसद से जो 2/3 बहुमत से पारित हुआ था वो क्या था, आसान था। तो दोनों स्वरूपों को यहां पर ध्यान दिया गया भारतीय संविधान में। तो अगर आपके पेपर में यह प्रश्न आए कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वह हल्का कठोर और हल्का क्या है, लचीला है। यह मैंने आपको बता दिया। चलो तीसरा पॉइंट समझ में आया आपको। चौथे पॉइंट की बात करें तो देखिए, एकल नागरिकता का प्रावधान। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया एकल नागरिकता। अगर हम नागरिक की बात करें तो हम लोग क्या हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, मतलब हम सभी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये दोहरी नागरिकता कैसी होती है। तो पहले प्रश्न की बात करें तो अगर पेपर में आपसे यह पूछे कि किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है तो उसका राइट आंसर पहले आप क्या बताओगे, अमेरिका। इतना समझ में आ गया। अब बात करेंगे दोहरी नागरिकता होती क्या है और एकल नागरिकता क्या होती है। देखिए अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें तो जिस भी देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है उस देश में उसे पहले एक देश की नागरिकता प्राप्त होती है और दूसरा उसे स्टेट की नागरिकता प्राप्त होती है जिस स्टेट में वो रहता है। अमेरिका में 50 प्रांत है और अमेरिका में एक व्यक्ति को एक्चुअल में बताया जाए तो दो तरीके की नागरिकता दी जाती है। एक तो उसे अमेरिका की नागरिकता प्राप्त होती है और एक उसे जिस वो प्रांत का रहने वाला तो होता है उस प्रांत की उसे नागरिकता दी जाती है। अगर हम अपने भारत के हिसाब से समझे कि अगर हमारे भारत में दोहरी नागरिकता होती तो किस प्रकार से इसे हम डिफाइन करते या हमें वो किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती। तो जैसे मान लो कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, साथ साथ पहले तो आप इंडिया में रहते हो, तो आपको इंडिया की पहले नागरिकता मिल जाती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की नागरिकता दी जाती है। मतलब एक आपको नागरिकता मिलती भारत की और दूसरा मिलती उत्तर प्रदेश की। तो इस प्रकार की जो नागरिकता होती है उसे हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। समझ में आया।
और अगर एकल नागरिकता है तो केवल उसे देश की नागरिकता प्राप्त होती है। और भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और यह एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समझ में आया? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट लिखा है कि मौलिक अधिकारों की प्रबलता। देखिए, अगर हम मौलिक अधिकारों की प्रबलता की बात करें, मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो राइट्स है वो आपको मालूम है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में, आपको मैं इसको विस्तृत पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा हम समझते चलते हैं जिससे कि हमको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें कितना मजा आने वाला है। ठीक है, चलो मौलिक अधिकारों की जो प्रबलता है, अगर हम भारतीय संविधान के भाग 3 की चर्चा करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें एक साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। मतलब व्यक्ति को जो शुरू में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, हमारा संविधान में जो दिया गया था, उसे अब एक जो आपको पता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे समाप्त कर 6 प्रकार के व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए। आप अच्छी तरह भी जानते हैं कि जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है जिसमें आप पढ़ते हैं समता या समानता का अधिकार, दूसरा पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा पढ़ते हैं कहीं ना कहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा पढ़ते हैं शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार और छठवां पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता का उल्लेख है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रश्न पेपर में आता है और पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को। और अभी आपको पता है कि ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन लिया गया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया। समझ में आ गया होगा? चलिए अभी इसके आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये मौलिक अधिकार हैं किसे प्राप्त है? भारत के नागरिकों को। अगर भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अधिकार दिया गया है कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की यहां पर रक्षा करने की बात करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, समझ में आ गया यह बातें आपको? चलिए अगला पॉइंट है कि डीपीएसपी से सरकार की मजबूती। डीपीएसपी मतलब है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी का मतलब यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार सरकार के कहीं ना कहीं अधिकारों को कम करता है और भारत के नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाता है। ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। अब डीपीएसपी से सरकार की मजबूती क्या है? यहां पर हमारे संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक निर्देश दिया गया है कि वह किस प्रकार से कार्य करेगी। तो डीपीएसपी में सरकार अर्थात राज्य को यह निर्देश है कि अगर उसे एक वेलफेयर स्टेट अर्थात एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है तो उसे किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात आपको यह भी याद होना चाहिए कि इसे वाद योग्य नहीं कहा गया है। मतलब यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के और एक एग्जाम्पल उठा ले, अनुच्छेद 40 मान लो, आप अगर अनुच्छेद 40 पढ़ेंगे तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। उसमें अनुच्छेद 40 जो कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अब मान लीजिए कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम नहीं उठाया तो आप उसके लिए सरकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, अर्थात सरकार के खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राज्य चाहे तो ग्राम पंचायत का गठन करेगी और राज्य चाहे तो ग्राम पंचायत का गठन न करे, वो उसकी स्वतंत्रता है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो फिर अगले सरकार से आप उम्मीद रखिए, ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो आपके लिए कार्य करे। ठीक है, तो वो समझ में आ गया आपको? तो जैसे राज्य लोगों को स्वास्थ्य जीवन स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करेगा। अब स्वास्थ्य की बात कर लें तो आपके लिए अगर इलाज दे रही है सरकार तब तो ठीक है। अगर सरकार आपको इलाज की व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो आप सरकार से डिमांड नहीं कर सकते या मांग नहीं कर सकते कि आप हमको इलाज की व्यवस्था करिए।
क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, और डीपीएसपी के अंतर्गत आने वाले विषयों पर आप सरकार के खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। अभी सबकी आगे चर्चा करेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा आपको बेस दे रहे हैं यहां से कि आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है सार्वभौमिक मताधिकार। जैसा आपको मालूम है, सार्वभौमिक जो मताधिकार है हमारे देश के जनतंत्र की बहुत ही अच्छी विशेषताओं में से एक मानी जाती है। पहले हम मताधिकार का मतलब समझते क्या होता है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जनता को अपने इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधि के चुनने का अधिकार को ही हम मताधिकार कहते हैं। मतलब हमारे देश में इतने बड़े जनतंत्र में अर्थात लोकतंत्र में अगर जनता अपनी इच्छा से मत देकर अपना जो प्रतिनिधि चुनती है और ये जो उसे अधिकार प्राप्त है, यह कहलाता है मताधिकार। समझ में आया। अब देखिए, पेपर में आ जाता है कि मताधिकार अर्थात मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। देखिए, एक चीज आप समझिएगा, मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। पहले तो आप इसको याद कर लीजिएगा, यह कैसा अधिकार है, तो यह आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर आप मत नहीं देते हैं, यह बात भी ध्यान रखिए, अगर आप मत नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सजा दी जाएगी या मत देने के लिए आपको बाध्य किया जाएगा, क्योंकि आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मत नहीं देने दिया जाता है तब यह आपके कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो अगर याद रखिएगा, व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है और मत देने का अधिकार जो है वो कैसा है, कानूनी अधिकार है। पहले तो यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। हम बात करें भारत में, एक प्रश्न आ जाता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था। देखिए, मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया था उसमें भी बताया था, भारत में मत देने का जो अधिकार है जो महिलाओं को हमारे देश में प्राप्त हुआ वो 1919 के अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम 1935 से पहले की बात करें तो उस समय भारत में सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें, भारत में 13% लोग केवल मत देते थे, और मत देने वाले भी काफी उच्च वर्ग के, उच्च आधार से लोग होते थे। लेकिन आज हमारे लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और इसमें भारत के लोग अपना चढ़ बढ़कर क्या करते हैं, मत का प्रयोग करते हैं और अपने देश के प्रतिनिधि को अर्थात अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका में भेजते हैं। 61वां संविधान संशोधन हुआ, ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि मत देने के अधिकार को या मत देने का जो अधिकार था उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था, तो यह 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पहले ऐसे क्या था कि उच्च वर्ग के लोग जो धनी वर्ग से संबंधित रखते थे वही लोग वोट का प्रयोग करते थे, वोट दे सकते थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद भारत में चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, इस हिसाब से अगर आप देखें तो सभी को मत देने का अधिकार है, चाहे निम्न जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो या किसी भी वर्ग का हो, सभी व्यक्तियों को भारत में मत देने का अधिकार है और अपने मनपसंद के प्रतिनिधि को चुनने का उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब यहां से सार्वभौमिक मताधिकार हो गया। अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो लिखा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। आप पढ़ेंगे तो हमारे देश में विधायिका का बंटवारा है। विधायिका दो तरीके से बटी है, एक संघ की विधायिका, एक राज्य की विधायिका, जिसमें संघ की विधायिका में संसद कार्य करती है और राज्य की विधायिका में विधानमंडल कार्य करता है। वैसे ही आप देखिए तो कार्यपालिका का भी बंटवारा किया गया है, संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। लेकिन न्यायपालिका में हमारे देश में आपको लगता है बंटवारा है, लेकिन हमारे देश में निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका का स्वरूप हमने स्वीकार किया है। निष्पक्ष का मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका होगी उस न्यायपालिका के ऊपर अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का या तो विधायिका का दबाव नहीं होगा, न तो कार्यपालिका का दबाव होगा। जो न्यायपालिका होगी वो संविधान के स्वरूप को ध्यान में रखकर
संविधान का अनुसरण करते हुए निष्पक्ष न्याय देगी, न तो किसी धर्म के आधार पे, न तो जाति के आधार पे, वो सभी धर्मों के हिसाब से काम करेगी। हमारे देश में न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके की, थोड़ा समझिएगा। अगर न्यायपालिका देखें तो हमारे देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च के ऊपर सबसे उच्च शिखर पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जानते हैं, जिला न्यायालय है। तो ये हमारी एकीकृत न्यायपालिका है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गए तो अपनी अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी हार गए तो आप अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कर सकते। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घरेलू विवाद नहीं देखे जाते हैं। दो देशों के विवाद का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है, जबकि यह हमारा घरेलू विवाद है। तो इसलिए घरेलू विवादों का निपटारा करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वह हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय है। तो समझ में आ गया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। और मताधिकार की बात करें तो इसमें आप 325, 326 देख लीजिएगा, वहां पे इसका प्रयोग किया गया। अब यहां से हमने न्यायपालिका के स्वरूप को भी देख लिया, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो लिखा है संसदीय शासन प्रणाली। जैसा कि आपको पता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली का विकास माना जाता है, और संसदीय जो शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है संसद विधि बनाकर देश की शासन व्यवस्था को चलाएगी, और साथ साथ जो मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद का तात्पर्य यहां से यह बनता है कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री होता है, अर्थात देश के अगर सर्वोच्च पद की बात करें तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, लेकिन जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद होता है। अर्थात राष्ट्रपति की कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और उस मंत्री परिषद का नेता प्रधानमंत्री होता है। ये थोड़ा आप ख्याल रखें। और यही जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अपने कार्यों के लिए। वो कुछ भी कार्य करे, कोई भी योजना बनाए, कोई भी प्लान करे, कोई भी पॉलिसी बनाए, और उस पर कितना उसका खर्च है वह उस लोकसभा अर्थात भारत के निम्न सदन के प्रति क्या हो जाती है, उत्तरदायी होती है। ऐसी शासन प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। अर्थात ध्यान से समझें तो जिस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और वो विधायिका कौन सी होनी चाहिए, लोकसभा होनी चाहिए। तो ऐसी शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मंत्री परिषद होती है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वैसे ही हमारे देश में राज्य में भी किया गया है, और राज्य में अगर आप देखें तो जो राज्य मंत्री परिषद होती है वो राज्यपाल के कार्यों में सहायता के लिए होती है, और उस राज्य मंत्री परिषद का जो नेता होता है वह मुख्यमंत्री होता है, और यही राज्य मंत्री परिषद राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि विधान परिषद के प्रति। समझ में आ गया आपको? तो यहां से हमने संसदीय शासन प्रणाली को भी समझ लिया, ठीक है। चलिए यहां लिखा है कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भारत है जहां पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। जैसा आप जानते हैं दुनिया भर में दो स्तरीय शासन व्यवस्था है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, अर्थात एक सेंट्रल लेवल पर और एक आपका स्टेट लेवल पर। हमारे देश में तीन तरीके की शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश। तो यह प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, और एक होती है स्थानीय सरकार, जो स्थानीय स्वशासन की सरकार होती है, जिसमें ग्राम पंचायतें आती हैं। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो स्थानीय सरकार है उसे भी शामिल किया गया है। तो पेपर में अगर एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि भारत में सरकार कितने प्रकार की है, तो आप दो नहीं बताएंगे, कितना बताएंगे, तीन बताएंगे। एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और निम्न स्तर पे या सबसे निम्न स्तर पे देखा जाए तो आपका स्थानीय सरकार, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? अभी हम सब पढ़ेंगे, आप लोग घबराइएगा मत कि क्या सर इसी में सब पढ़ा देंगे क्या। जी नहीं, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बस थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहे। देखिए धर्मनिरपेक्षता पर बल। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की बात नहीं किया गया था, पंथ निरपेक्षता। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि सर डिफरेंट दोनों में क्या है, पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं। तो देखिए पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि भारत सरकार या हमारे देश में जो सरकार होगी वो किसी भी पंथ को नहीं मानती।
मतलब यहाँ पर उसका कोई अलग से पंथ नहीं है, या अगर अलग से पंथ न होने का मतलब यह कि वह अलग से उसका धर्म नहीं है। ठीक है, बात एक ही है, हम लोग सुविधा की दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, तो इसमें आप डाउट मत होइएगा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ धर्मनिरपेक्षता से प्रश्न आ जाता है पेपर में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या तात्पर्य है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, अर्थात यहां सभी धर्मों की मान्यता है। ठीक है, तो इस कारण से सभी धर्मों की मान्यता है, तो हमारे देश में सभी धर्म के लोग मत भी दे सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था है, इसे भी थोड़ा आप ख्याल रखें। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट की बात करें, लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल दिया गया। आप जैसा जानते हैं हमारे देश में आम तरीके से आप सुनते रहते हैं कि लोकतंत्र बीमार हो गया, लोकतंत्र खतरे में है। यहां पर लोकतंत्र का मतलब यह है कि ऐसा राष्ट्र जहां पर कोई भी निर्णय जनता की इच्छा और उसकी सहभागिता से ली जाती हो, ऐसे राष्ट्र को हम लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने भी लोकतंत्र की परिभाषा बताया था कि जनता के द्वारा जनता के ऊपर किया गया शासन लोकतंत्र है। आप समझिएगा, जनता का मतलब जनता ही है, हम देश के जो लोग हैं जनता के द्वारा, इसी जनता से उठकर लोग जाते हैं, नेता बनते हैं और वही के द्वारा जनता पर शासन किया जाता है, यही लोकतंत्र की बात करता है। ठीक है, तो लोकतंत्र की बातों पर बल दिया गया है कि हमारे देश में जो आम जनता है उसके मूल्यों को हमको समझना है और उसके मूल्यों को अर्थात उसके अधिकारों का संरक्षण भी करते हुए विधि बनाए, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिकों को किसी भी अधिकार से उन्हें वंचित न होना पड़े। ठीक है, तो यहां से मैंने आज आपको संविधान की कुछ विशेषताओं की चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, अगर अच्छा लगे यार तो थोड़ा शेयर कर दिया करो यार। ठीक है, शेयर करने में पैसा नहीं लगता है, हम इतनी मेहनत करते हैं यार, आप लोग थोड़ा भी बहुत शेयर नहीं करते। ठीक है, शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं तुमको हर एक चीज दे रहा हूं, यहाँ पे हर एक कंटेंट दे रहा हूं, पूरी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी तो और करूंगा, लेकिन आप ये चीज कर दिया करो यार कि अगर मैं बार बार कहता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो मेरे लिए इतना तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, एक छोटा भी वीडियो दो तो भी पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं यार कि आपको एक लेक्चर में बहुत सारी चीजें दें जो कि आप पूरा देख कर समझ लें। ठीक है, एक बार तैयारी करो यार। ठीक है, आप एक बार तैयारी करो। देखो, डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन इस बोर्ड से भी मैं ऐसा ही तुमको बना सकता हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, अगर तुमको विश्वास हो तभी पढ़ो। ठीक है, ऐसी बात को तुम समझो। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको डेली बेस पे वीडियो दे रहा हूं तो आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश करो। आप लोगों की एक बहुत बड़ी गलती होती है, आप लोग क्या करते हैं कि सीधी सी बात है कि 2 मिनट देखेंगे वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, दूसरे का वीडियो देखेंगे उसका भी नेक्स्ट कर देंगे। यार ऐसे कोई भी आपको याद रखिएगा, कोई सफलता नहीं दिला सकता। तो ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो चीज अगर आप करते होंगे तो आपको भली बात ही पता होगा। ठीक है, तो यहां से जो मैंने आपको दिया इसको लिख लेना, और जो जो चीजें मैंने बताई उसको आप कॉपी पे लिखते चलो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।